हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 के बारे में, जिसका शीर्षक है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें कि वर्णन किया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने चलाया और उससे आगे और उससे पहले भी जो आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाए हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसे जो महात्मा गांधी हैं भारत से चले गए थे, लेकिन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे हैं। तो उन्होंने यहाँ आके भारत की जो सामाजिक और राजनीति में जो प्रवेश किया है और किस तरह की गतिविधियां यहाँ आने के बाद उन्होंने शुरू की है, वो सब इस लेसन में हम रीड करेंगे। जैसे कि इटली का निर्माण है, उसमें गैरीबाल्डी का, अमेरिका के युद्ध में जॉर्ज वाशिंगटन का, और वियतनाम को मुक्ति दिलाने में हो ची मिन का नाम है। ठीक है, उसी प्रकार से भारत का जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, जिन्हें कहा जाता है, भारत के निर्माण में महात्मा गांधी जी का पूरा हाथ है। और इसी तरह से उन्होंने जो भी गतिविधियां भारत में की हैं अपने यहाँ आने के बाद, तो उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो 1915 से 1800 के बीच गांधी जी की गतिविधियां हैं, वे कौन कौन सी हैं? स्वयं की उद्घोषणा करता हुआ एक नेता तो ये जो नेता है ये अपने बारे में ही उद्घोषणा करता है कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से ये भारत आए। पहले इन्होंने क्या वकील के रूप में गए थे यहाँ से, और बाद में भारत समुदाय के नेता बन गए वहाँ पे। ठीक है, किस लिए गए थे दक्षिण अफ्रीका? वकालत करने के लिए। लेकिन बाद में क्या बन गए? भारतीय जो समुदाय वहां रह रहा था तो उसके वो नेता बन गए। इतिहासकार जो चंद्र देवने सन हैं उनके बारे में टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही उन्हें महात्मा बनाया है, कि इतना उदार बनाया है कि वहां के जो लोगों की जो कंडीशन देखी है, जैसा कि आप सभी जानते हो कि वहाँ रंग भेद की नीति थी। तो दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार उन्होंने अहिंसात्मक तकनीक को अपनाया। अहिंसात्मक तकनीक मीन्स कि बिना बोले कोई भी कार्य करना, यानी कि चुपचाप शांतिपूर्वक अपने काम करना और किसी को इसमें इंटरफेयर, मतलब ऐसी गतिविधियां जिसमें हिंसा हो या किसी नेता का सहारा उन्होंने नहीं लिया। यानी कि राजनीतिक जो हथकंडे लोग अपनाते हैं अपने काम को निकालने के लिए, तो उस तरह की जो चीजें हैं उन्होंने अपने जो आंदोलन है उनमें यूज नहीं की है। तो जब ये गांधी जी कब 1893 में भारत से गए थे तो भारत की स्थिति कुछ और थी, और 1915 की स्थिति में काफी बदलाव आ चुका था, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद लोग थोड़े से जागरूक हो गए थे और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर आंदोलन करने लगे थे। अब जो है राजनीतिक दृष्टि से सक्रियता, 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन है उससे क्या हुआ, नए नेताओं का भी जन्म हुआ है। जैसे कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, तो इससे भारतीय नाराज हुए थे और इससे क्या हुआ था, नए नेताओं का जन्म हुआ था। तो इस बंगाल के विभाजन से जो नए नेता जन्मे हैं उन्होंने भी इस आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया है, जो गांधी जी ने आंदोलन चलाए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लाल, बाल और पाल, इन तीनों का जोड़ है उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता है, कि क्योंकि तीनों ही एक दूसरे से बहुत दूर के इलाके से थे और उन्हें ग्रम दल वाले कहा जाता है। इन्हें ग्रम दल वाले इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोई भी जो निर्णय है वो तुरंत लेते थे, और यानी कि अपने निर्णयों में जैसे कि हिंसात्मक साधनों का भी थोड़ा बहुत इन्होंने प्रयोग किया है। और ये जो है गांधी जी की तरह नम्र स्वभाव के नहीं थे। तो इसी तरह से अब दूसरा जो दल है भारतीय जो आंदोलनकारी हैं उनमें ये था उदारवादी। ये क्या थे? एक क्रमिक और लगातार प्रयास करने वाले नेता थे, जिनमें मुख्यतः गोपाल कृष्ण गोखले और मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, जो गांधी की तरह ही गुजराती मूल के वकील भी रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? गुजराती मूल के वकील हैं। और दूसरा, वकालत के साथ साथ उन्होंने जो भी कार्य किया है वो
कर्मिक मतलब कर्म के अनुसार और लगातार बार बार प्रयास करते रहे अपने उद्देश्य को सफल पाने में। गोखले ने गांधी जी को ब्रिटेन की यात्रा के लिए कहा है ताकि वे इंग्लैंड के बारे में जान सके। तो इनके जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं वो कौन हैं? गोखले जी। तो उन्होंने ही गांधी जी को कहा है कि वो ब्रिटेन की यात्रा करे ताकि जो जिस तरह के हमने समाज में रहना है तो उसके जो गतिविधियां हैं उनके बारे में हम जान सके। तो इसलिए गांधी जी को इन्होंने कहाँ भेज दिया? ब्रिटेन। तो गांधी जी की महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ होती है इंडिया में, इस बारे में हम जानेंगे। जैसे कि जो बनारस विश्वविद्यालय है उसका उद्घाटन होता है कब? 1916 में। तो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह का टाइम था। तो उस टाइम पे क्या हुआ? मानव प्रेमी और राजा के रूप में विश्वविद्यालय के लिए इन्होंने दान भी दिया है। यहाँ जो समारोह रखा गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, ये क्या था कि एक पूरे समाज के कल्याण के लिए था इस विश्वविद्यालय की स्थापना। तो यहाँ इन्होंने इसके लिए दान भी दिया है, लेकिन मानव के प्रति जो प्रेम है यहाँ उन्होंने अपने भाषण में दिया है। इस समारोह में भारत की प्रतिष्ठा के कारण नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने जो कार्य किए थे ना उसके लिए इनको यहाँ पे आमंत्रित किया गया था, क्योंकि 1915 में ही ये दक्षिण अफ्रीका से वापिस लौटे थे। तब जब गांधी जी के बोलने की बारी आती है तो उन्होंने विशिष्ट वर्ग जो क्या है उनको क्या कहा कि गरीबों का ध्यान देने के लिए खरी खरी उनको सुनाता है। गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त लोगों को कहा कि भारत के लिए मुक्ति जब तक नहीं होगी जब तक कि वे अलंकरण से मुक्त नहीं है, इनको भारत के लोगों की भलाई में लगा दे। अलंकरण का मतलब उनका कहने का मतलब है कि जो अंग्रेजों से दी हुई पदवी मिली है वो जब तक उनके पास है तो तब तक वो अंग्रेजों के गुलाम ही रहेंगे और उससे मुक्त नहीं होंगे। और इस पदवी का प्रयोग वो कहाँ कहते हैं? भारत के लोगों की भलाई में लगा दे। जो सम्मान मिला है तो उस सम्मान को भारत के जन जीवन है उनके भलाई में लगा दे। अब मुक्ति का साधन क्या मानते हैं? किसान जो हैं उन्होंने किसानों और कामगारों को याद दिलाया जो वहीं पे मौजूद थे। मतलब इनके बारे में जो बुद्धिजीवी वर्ग इस विश्वविद्यालय में इकट्ठे हुए थे उन सब के बारे में याद दिलाया। ये काम करने वाला जो वर्ग है जैसे कि किसान और कामगार। और दिसंबर 1916 में लखनऊ की जो वार्षिक कांग्रेस है उसमें क्या हुआ? चंपारण के आए हुए किसान ने किस चीज का? नील उत्पादकों के व्यवहार के बारे में जानकारी उन्होंने दी है। तो इससे जो गांधी जी हैं बहुत ज्यादा क्या हुए हैं? परेशान हुए हैं कि नील के जो उत्पादन करने वाले लोग हैं और इनमें नील उत्पादन कौन था उस टाइम पे? ब्रिटिश थे। ठीक है, तो ये नील उत्पादक जो हैं भारतीयों को इतना मजबूर कर रहे थे कि उनके लिए नील का उत्पादन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो इस सब की जानकारी जो है गांधी जी को कहाँ मिलती है? 1916 के लखनऊ के वार्षिक जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, समारोह होता है, वहां उन्हें पता चला है इस बारे में। तो यहीं से ही वो भारत के सामाजिक भलाई के कार्य शुरू कर देते हैं। और इसमें जैसे कि हम जानेंगे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत और अंत कैसे हुआ, इसका मुख्य कारण क्या रहा है। तो उनके आंदोलन जो और भी सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने शुरू किए हैं तो वो सब हम जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले 1917 में कौन सा सत्याग्रह स्टार्ट किया है उन्होंने? चंपारण सत्याग्रह। क्यों किया गया? क्योंकि ये किसानों को पसंद की फसल उगाने के लिए उनका हक दिलाना चाहते थे। ठीक है, कि एक तो उत्पादक उनको कौन सी फसल के लिए अभी हमने बात की है, उनको किसानों को नील की फसल के लिए कहा गया था। तो नील की जो फसल है वो बहुत ही उपजाऊ जमीन पे होती थी और उनके पास जो थोड़ी बहुत जमीन होती थी उपजाऊ पे होने के बाद उनके गुजर बसर के लिए वो अपने खाने की चीजें नहीं उपजा पाते थे और ऊपर से लगान भी देना पड़ता था। तो इन सब से परेशान होकर वो गांधी जी से मिले और गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करके किसानों की मदद की, उनकी पसंद की फसल का हक दिलाने के लिए। ये था चंपारण सत्याग्रह। दूसरा है 1918 में अहमदाबाद में मजदूरों को काम के लिए बेहतर माहौल दिलाया गया, यानी कि उनको अच्छा माहौल नहीं मिल रहा था, काम के घंटे ज्यादा थे
और जो बीज सुविधाएं उन्हें नहीं मिल रही थी वो सभी दिलाने के लिए इन्होंने उनकी मदद की। तीसरा है खेड़ा में किसानों का लगान माफ कराने की मांग की। अब 1914 से 18 के महान युद्ध, जैसे कि आप सभी जानते हो ये कौन सा युद्ध है, महान युद्ध, यानी कि पहला विश्व युद्ध। कौन सा युद्ध है ये, पहला विश्व युद्ध। तो इसी को क्या कहा गया है, महान युद्ध। ठीक है, तो इस विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, अंग्रेजों ने भारतीय जो प्रेस है उस पर प्रतिबंध लगा दिया और बिना जांच के ही कारावास की अनुमति दे दी, जिसे क्या कहा गया था, रोल्ट एक्ट कहा जाता था, जो सिडनी रोल्ट एक्ट की सिडनी रोल्ट की अध्यक्षता में पारित किए गए नियमों को जारी रखता था। गांधी जी ने रोल्ट एक्ट के विरोध अभियान चलाया, जिसमें दुकानों स्कूलों को बंद किया गया। पंजाब में इसका बहुत ज्यादा विरोध होता है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के रूप में ये जो विद्रोह है वो दिखा और इसमें 400 से भी अधिक लोग मारे गए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 13 अप्रैल को जो भी जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ है उसमें जो क्षति भारतीय लोगों की हुई है और जो दुर्गति हुई है उससे जो है भारतीयों में और ज्यादा गुस्सा भड़क गया। और ये जो नरसंहार करवा गया है वो जनरल डायर ने करवाया था। किस लिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए थे किस लिए, रोल्ट एक्ट के विरोध में, तो वो उनको डराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नरसंहार करवाया कि आगे कोई और इस तरह की हिम्मत ना कर सके। तो रोल्ट जो सत्याग्रह है इससे गांधी जी किसके रूप में, एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे और इसी से प्रेरित होकर उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया है, असहयोग आंदोलन चलाया है। असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सहयोग ना करना। इसमें किस तरह का सहयोग नहीं करना देना चाहते थे गांधी जी लोगों से, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ वो किस तरह का अभियान चलाना चाहते थे। तो इस सहयोग आंदोलन में जैसा कि आप सभी जानते हो इसमें मेनली मुख्यतः जो सार्वजनिक सेवाएं हैं जैसे कि स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, इन सब का बहिष्कार करने के लिए कहा गया। और इससे क्या मान रहे थे वो कि 1 वर्ष में ही स्वराज की हमें प्राप्ति हो जाएगी। अब इस तरह के जो संघर्ष है इस विस्तार के लिए उन्होंने क्या एक आंदोलन और चलाया, खिलाफत आंदोलन, और ये चला है 1919-20 में। ठीक है, और इसको किसके नेतृत्व में चलाया गया है, इसको चलाने वाले हैं मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली के नेतृत्व में, और इसको हम मुस्लिम आंदोलन मानते हैं। अब जान लें क्या मांगे थी इस आंदोलन की, कौन से आंदोलन की, खिलाफत आंदोलन की। तो पहले के जो ओटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी जो हैं पवित्र स्थलों पर तुर्की खलीफा का नियंत्रण बना रहे, ऐसा चाहते थे। जजीरात उल अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन, ये जो तीनों जगह हैं यहाँ पे इस्लामी संप्रभुता ही बनी रहे और खलीफा के पास इतने ही क्षेत्र हों कि वे इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बन सके। तो इस तरह का जो था वहां पे चाहते थे मुस्लिम। अब ये थी खिलाफत आंदोलन के बारे में, जो जिसको किसको सपोर्ट करने के लिए चलाया है गांधी जी ने भारत में, ये चलाया है असहयोग आंदोलन को। अब लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी, मेन हम आंदोलन पढ़ रहे थे, कौन सा पढ़ रहे थे, असहयोग आंदोलन। तो इसकी तैयारी किस तरह से उन्होंने शुरू की है, जैसे कि गांधी जी का विश्वास जो है वो क्या था कि जो आंदोलन, कौन सी आंदोलन, खिलाफत और असहयोग, इन दोनों को मिला दे, और दोनों को मिला दे तो हिंदू मुस्लिम जो है इकट्ठा होके कौन सी सरकार, औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे, यानी कि अंग्रेजी सरकार का अंत कर देंगे। अब इसके लिए जैसे कि हमने अभी भी जाना है, विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया, वकीलों ने अदालत में जाना छोड़ दिया, यानी कि जो जो सरकारी चीजें थी, कॉलेज, स्कूल, उन सब का बहिष्कार किया। श्रमिकों ने भी हड़ताल की। आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानूनों की अवहेलना इसलिए की है क्योंकि उनको वनों में घुसने पे रोक लगाई गई थी, तो उन्होंने इसलिए वन घुसपैठ पर रोक थी, तो इसलिए उन्होंने भी इसमें भाग लिया है। कौन से असहयोग आंदोलन। अब अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाए, अवध के बारे में हम पहले वाले लेसन में जान चुके हैं। कुमाई के किसानों ने क्या किया, औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। तो इस आंदोलन के ये प्रभाव हुए हैं सहयोग आंदोलन के।
अब इस तरह से जो औपनिवेशिक शासन है, असहयोग के तरीके अपनाने की बजाय अपने हितों के तरीके अपनाए गए। अमेरिकी जो लेखक है लुई फीचर, वो कहता है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का नाम हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक और किसकी दृष्टि से, प्रभाव की दृष्टि से सकारात्मक भी रहा है। ठीक है, शांति की दृष्टि से नकारात्मक, क्योंकि जब लोगों ने बहिष्कार किया तो अंग्रेजों ने भी मतलब इसके विरोध में कंडे अपनाए हैं। हम आगे जानेंगे। इसकी मेन जो घटना है वो चोरा चोरी की। तो 1857 का जो आंदोलन है, उसके बाद पहली बार असहयोग आंदोलन से अंग्रेजी राज की क्या हिल गई थी, नींव हिल गई थी। जब नींव हिल जाती है किसी चीज की तो क्या है, उलटफेर वार होता है, प्रहार होता है। इसी तरह का अंग्रेजों ने भी किया है। तो फरवरी जो है 1922 में क्या हुआ, ये जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी नामक स्थान पे किसानों ने पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया और आग लगा दी। ये जो घटना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश की चोरा चोरी की घटना क्या है, इसमें 22 पुलिसकर्मी बेचारे मारे गए, इसलिए इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। गांधी जी क्या चाहते थे, शांति से आंदोलन, यानी कि हिंसात्मक जो तरीका है वो अपनाना चाहते थे। लेकिन यहाँ क्या है, ये जो पुलिसकर्मी हैं इनकी मौत हो जाती है। तो इस घटना से परेशान होकर उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। मार्च 1922 में क्या हुआ, राजद्रोह के आरोप में गांधी जी को उन्होंने जो राजद्रोह किसके प्रति, अंग्रेजों के प्रति किया है, तो इस आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जस्टिस CN ब्रूमफील्ड ने उनको सजा सुनाते हुए क्या कहा है, इतनी अच्छी उनकी बात रही है कि भारत में जो भी घटना हो रही है तो उनकी वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और उनको मुक्त करना संभव हुआ। अगर ऐसा होता है तो मुझसे ज्यादा कोई भी प्रश्न नहीं होगा। उनका कहने का भाव ये है कि वो गांधी जी को क्या मान रहे थे, निर्दोष मान रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आजादी के लिए, अपने देश की आजादी के लिए ही कार्य किए हैं, तो इसलिए वो सजा नहीं चाहते थे गांधी जी के लिए। इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी। अब जो है गांधी जी इस तरह की गतिविधियों से एक जन नेता के रूप में उभरे हैं, तो इस बारे में हम जान लेते हैं कि पूरे जनता के नेता बन गए। पूरे जनता के मन को उन्होंने मोह लिया। जनता के बारे में वो बार बार हर जगह फरियाद कर रहे थे। तो गांधी जी का आंदोलन राष्ट्रवाद का रूप लेता जा रहा था, यानी कि पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में ये फैल गया। पूरे राष्ट्र में फैलने के कारण क्या हुआ, इसमें हर तरह के लोग शामिल हो गए, जैसे कि किसान, श्रमिक, कारीगर, इन सब ने इसमें भाग लिया और लोग उन्हें क्या कहने लगे, महात्मा कहने लगे। गांधी जी भी सामान्य लोगों की तरह ही कपड़े पहनते थे, आम भाषा बोलते थे, सभी के साथ मिलकर क्या करते थे, काम करते थे। 1921 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के बाद गरीब लोगों के साथ तादात्म्य बनाने के लिए अपना सिर मुंडवा लिया और सूती कपड़े पहनने लगे। क्या बताने के लिए कि वो गरीब लोगों के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। ठीक है, यानी कि गरीबों से उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरह के लिए उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया और वो करने लगे कि सूती कपड़े पहनने लगे। और इसी तरह का एग्जाम्पल इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा आपने कि जो गांधी जी हैं वो चरखे पे सूत काटते हुए दिखाई दिए हैं। कि ये जो आधुनिक युग है वो क्या बता रहा है कि जो अंग्रेज हैं आधुनिक युग से हैं और वो हमारे देश को गुलाम बना देंगे, इसलिए वो खुद हाथ से बना हुआ कपड़ा पहनकर समाज के सामने एक आदर्श पेश करके लोगों को समझा रही हैं कि इस तरह से अपने देश के जो हस्तकला उद्योग है उसको समाप्त ना होने देना चाहते थे वो, और उसको और बढ़ावा देना चाहते थे। इस पिक्चर के माध्यम से ये यही बताना चाह रही हैं। अब इसके बारे में और जो इतिहासकार है शाहिद अमीन, उन्होंने क्या बताया है, उत्तर प्रदेश के किसानों के मन में गांधी जी के प्रति जो भाव उन्होंने खोजा है वो उन्होंने बताया है। 1921 के दौरे के दौरान क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया और क्या इतना मतलब उन पे विश्वास था कि उनके बारे में, चमत्कारिक शक्तियों के बारे में भी अफवाहें हर तरफ फैल गई और लोग उन्हें राजा द्वारा
भेजा गया मानने लगे, और उनकी किस लिए कि वो उनकी सहायता करने के लिए आया है। लोग ये भी मानते थे कि गांधी जी ब्रिटिश आदेशों को अस्वीकार कर सकते हैं, यानी कि उनमें चमत्कारिक शक्तियां हैं और वे औपनिवेशिक शासक अगर ऐसा करेंगे तो जो शासक हैं वो उनके जिलों से भाग जाएंगे। इस तरह की अफवाह भी फैली कि गांधी जी को विरोध करने वाले जो हैं उनके घर रहस्यमयी ढंग से गिर जाएंगे। तो ये विरोध करने वाले कौन हैं? अंग्रेज। तो इस तरह की अफवाह लोगों के मन में आ गई थी कि उनके घर भी ढह जाएंगे और फसल भी चौपट हो जाएगी। लोग उन्हें क्या क्या कहने लगे, गांधी बाबा, गांधी महाराज और महात्मा जैसे नामों से पुकारते थे। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल सभी अमीर गरीब सबके साथ मिलजुल कर और बिल्कुल सादगी वाला जीवन अपनाए हुए थे, तो इसलिए उनको महात्मा कहा जाने लगा। और गरीब जो हैं उनके किस प्रभाव से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, तो खासकर किसानों के बीच उनकी जो सादगी और धोती है और चरखे जैसे प्रतीक हैं उनके विवेकपूर्ण प्रयोग उन्होंने किया है, तो इससे गरीबों को बल मिला है उनके काम को आगे बढ़ाने में। गरीब लोगों के प्रति समान अनुभूति रखते थे और लोगों के मन में भी इसी तरह की समानुभूति गांधी जी के प्रति थी। महात्मा गांधी का जन अनुरोध बिना कपट के, यानी कि जो लोगों से अनुरोध कर रहे थे उनके लिए उनके मन में कोई कपट नहीं था। कपट का मतलब है अपना स्वार्थ नहीं था, वो निस्वार्थ लोगों की सेवा करना चाहते थे, विशेषकर भारतीयों के मामले में। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल पहले पढ़ चुकी हैं कि दक्षिण अफ्रीका जहाँ पे वो वकालत करने गए थे तो उन्होंने तो वहाँ भी लोगों की भलाई के लिए कार्य किए हैं, तो लेकिन भारतीयों के मामले में ज़्यादा वो थोड़े से बेकपट होकर लोगों की मदद करना चाहते थे। अब सफलता का राज कहाँ छिपा हुआ है उनके इस तरह के, क्योंकि उन्होंने जो भी कदम उठाया है वो सावधानी पूर्वक उठाया है और उसके साथ साथ लोगों को संगठित किया है और कांग्रेस की नई शाखाएं खोली। उन्होंने भारत में रजवाड़ों में जो देसी रजवाड़े थे उस टाइम पे, देसी रजवाड़े मतलब जो देसी राज्य थे जहाँ पे देसी राजा राज करते थे, जो उस टाइम पे राजाओं के अधीन थे, तो उनके राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए उनमें भी प्रजामंडलों की स्थापना की गई है। अब राष्ट्रवादी संदेश के संचार के लिए अंग्रेज क्या अपनाए हुए थे? अंग्रेजी। तो अंग्रेजों की अंग्रेजी को छोड़ के उन्होंने हिंदी भाषा को बनाया, जिससे राष्ट्रवाद देश के सभी सामुदायिक हिस्सों में फैल गया। क्यों? क्योंकि सभी तो भारतीय पढ़े लिखे नहीं थे और जो किसान मजदूर वर्ग था ये लगभग अनपढ़ थे। तो कौन सी भाषा भारत में मोस्टली यूज होती थी? जैसे कि उत्तर भारत की बात करें तो हिंदी। तो इन्होंने अपना जो भी भाषण दिया है हिंदी को राष्ट्रवाद के लिए अपने आप इस भाषा को बढ़ावा दे दिया। अब जी.डी. बिड़ला जैसा जो उद्यमी है उसने राष्ट्रीय आंदोलन का खुलकर समर्थन किया है। ये एक बहुत बड़े उद्यमी थे बिड़ला उस टाइम पे। तो इन्होंने क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करेंगे तो अपने देश में उनके लिए व्यापार के या उद्यम बढ़ाने के व्यापार के मौके बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अब व्यापार किसके हाथों में था? अंग्रेजों के। जबकि जो अन्य व्यापारी थे उन्होंने गुप्त रूप से इस कार्य में मदद की है इस गांधी जी की। ठीक है, अब इसके बाद गांधी जी के जो प्रशंसक रहे हैं वो दोनों तरह के लोग रहे हैं। तो इन दोनों तरह के लोगों में कौन कौन है? ये गरीब भी है, अमीर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं। ठीक है, अनपढ़ और पढ़े लिखे सभी गांधी जी को क्या कर रहे थे? विद्वान सभी क्या कर रहे थे? गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे। और गांधी जी का जो राष्ट्रवादी विकास है वो उनके अनुयायियों पे ही निर्भर कर रहा है, क्योंकि जितने ज्यादा अनुयायी होंगे तो उतनी ज्यादा आजादी के लिए मांग बढ़ी। 1917-22 के बीच में बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने गांधी जी से जोड़ लिया। मतलब ये गांधी जी के वर्ग में कौन शामिल हो जाते हैं? प्रतिभाशाली, यानी कि पढ़े लिखे लोग, जैसे कि महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, सरोजिनी नायडू और सी राजगोपालाचार्य जैसे विद्वान उनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं।
और तो इससे क्या होता है, उनके आंदोलन को और ज्यादा बल मिलता है। फरवरी 1922 में जब गांधी जी जेल से रिहा होते हैं तो रिहा होने के बाद उन्होंने अपना ध्यान थोड़ा बहुत समय कहाँ घर में बुने कपड़े, खादी और छुआछूत को बंद करने पे लगाया। हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता पे भी जोर दिया है। भारतीयों को स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने कोशिश की है। तो ये था असहयोग आंदोलन का टाइम। इसके बाद के बचे हुए जो आंदोलन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।